देखते हैं फिर। अच्छा, अब ये बात ये कर रहा है, जैसे ही मैं हाइपर लिंक की तरफ माउस लेकर जाऊंगा तो मेरा माउस अपनी शेप चेंज कर लेगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैं फेसबुक पे माउस लेकर गया हूँ, अब हैंड का निशान आ गया है, कर्सर का निशान ख़त्म हो गया है। तो इससे ये क्या शो करता है कि ये एक हाइपर लिंक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो मुझे एक और लिंक ओपन कर देगा, मुझे फेसबुक पे ले जाएगा। हाइपर लिंक का समझ आ रहा है आपको? हाइपरलिंक क्या होगा? एक किस्म का लिंक होता है। जैसे ही मैं उस पर माउस लेकर जाऊंगा, एक शेप चेंज हो जाएगी, हैंड की शेप आ जाएगी। ठीक है। पहले यहाँ पर माउस का कर्सर है, जैसे मैं फेसबुक पे लेकर गया तो मैं माउस की शेप चेंज हो गई है। तो इस ये क्या शो करता है? ये एक हाइपर लिंक है। आवाज़ आ रही है आप सबको? चलें, जिनकी कट रही है उनका इंटरनेट इशू है, तो वो आप बाद में यूट्यूब से वो लेक्चर देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो लिंक्स का यही है जो मैंने आपको बता दिया कि हाइपर लिंक्स होते हैं। जिस तरह से वो हमें दूसरी वेबसाइट्स पे लेके जाते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये तमाम क्या है? हाइपर लिंक्स हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? आपकी एक वेब पेज में पाए जाते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे वहाँ दूसरी लिंक्स पर ले के जाएंगे। ठीक है। ये तमाम पार्ट्स आपके वर्ल्ड वाइड वेब के हैं। ठीक है। वही बात कर, एटम फाउंड एल्सवेयर ऑन द सेम वेब पेज। आपको आपके वेबसाइट में इमेजेस नज़र आएंगे, डिफरेंट आइटम्स नज़र आएंगे। तो आपकी एक वेब पेज कुछ भी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसमें इमेजेस आ सकते हैं, उसमें लिंक्स आ सकते हैं, उसमें डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक्स आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके वर्ल्ड वाइड वेब में आ जाती हैं। उसके बाद URL क्या होता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। पहला प्रोटोकॉल होता है, दूसरा डोमेन होता है, थर्ड पाथ होता है। ठीक है। हर वेबसाइट में URL होता है, हर वेबसाइट का। जो फर्स्ट होता है वो प्रोटोकॉल होता है, HTTP। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कंप्यूटर के प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप HTTP वेबसाइट से पहले नहीं लिखते तो अब भी कोई इशू नहीं होता है। आपका जो ब्राउज़र है वो खुद से HTTP ऐड कर लेता है। ठीक है। तो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? जो आपके वेब पेज पे टेक्स्ट होगा या इमेजेस होगी, ये उसके प्रोटोकॉल, उसके रूल्स को अलाउ करेगा, ये रूल्स को फॉलो करेगा। उसके बाद क्या आता है? आपका डोमेन नेम आ जाता है, जहां आप वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे www.google.com है, तो गूगल क्या है? डोमेन नेम होगा। ठीक है। तो ये www.nationalgeographic.com, ये क्या है? डोमेन नेम। अगर उस वेबसाइट के अंदर मैं डिफरेंट पेज में जाना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ नेशनल ज्योग्राफिक में मैं ट्रैवल में गया, तो वो क्या शो कर रहा है? हैश के बाद ट्रैवल नज़र आ रहा है। तो मतलब मैं ट्रैवल वाले पेज में आ गया हूँ नेशनल ज्योग्राफिक के। और उसके बाद एक कोई HTML की फ़ाइल है। ठीक है। वो index.html बता रहा है, मतलब एक टेक्स्ट फाइल है जो मैंने डाउनलोड की है। ये पाथ शो कर रहा है। डोमेन नेम क्या है? मैं नेशनल ज्योग्राफिक वेबसाइट पर पहुंच गया हूँ। ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक साइट में अब डिफरेंट पेजेस होंगे। अब मैं जिस पेज में जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैवल के पेज में गया तो ट्रैवल शो कर रहा है। उसके बाद थर्ड क्या है? index.html। तो मैं इंडेक्स में हूँ। आपको यहाँ पर भी ब्राउज़र में भी दिखा दूँ। आप देखें, अब मैंने जो ओपन किया हुआ था वो मुझे ये शो कर रहा है .com। ठीक है। मैं इस .com में हूँ। अब मैं आगे कहाँ गया हुआ हूँ? इस इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, ये एक पेज है, मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी क्या होगी? अगर मैं कुछ डाउनलोड किया है टेक्स्ट फाइल, तो थर्ड में आपकी टेक्स्ट फाइल्स का लिंक दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक डिफरेंट कंप्लीट एड्रेस होता है वेबसाइट का। समझ आई है URL का? आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, उसके बाद अस- जी इस तरह है ना, लास्ट पेपर आप देख लें, उसके अंदर HTTP के मुतालिक भी पूछा गया है। ठीक है। कोर्स से हट के पूछा गया, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। अगर इन केस
ये पूछा जाएगा तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब लास्ट, हाँ मामा अस्सलाम वालेकुम। ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? फिर उसके बाद आपकी जो फाइनल चीज़ आपकी वर्ल्ड वाइड वेब में आ जाती है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? आपका गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। ठीक है, आप कुछ भी अगर सर्च करना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं, तो आप अपने गूगल में लिखते हैं या याहू सर्च इंजन में लिखते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर जो आपका सर्च इंजन है वो आपका गूगल है। तो आपको क्या करता है, फाइंड आउट हेल्प करता है कि आप डिफरेंट पेजेस को सर्च कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। यहाँ तक तकरीबन इनफ है। तो नेक्स्ट जो है वो आपके टाइप का नहीं है, वो काफ़ी एडवांस में चले जाते हैं। तो यहाँ तक आपका इनफ है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर वर्ल्ड वाइड वेब पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ तक हाइपर लिंक्स के बारे में भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद वेब ब्राउज़र्स के बारे में लिखना है, वेब पेजेस के बारे में लिखना है। ठीक है, एक एक हेडिंग्स बनाकर बता देना कि हाइपर लिंक क्या होता है। तो उसके साथ साथ आपको यहाँ इमेजेस भी दिखाई गई हैं कि क्या होता है, वो आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वर्ल्ड वाइड वेब की ये आपको नज़र आ रही है डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है, तो ये भी आपने लिखनी है साथ ही। ठीक है, डोमेन नेम का भी आपने जिक्र करना है कि वेब पे वर्ल्ड वाइड वेब में डोमेन नेम भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट आपका वर्ल्ड वाइड वेब आ चुका है लास्ट एग्जाम में। सो उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी ईमेल ओपन करना, नेक्स्ट आपके जो आउटलाइन है उसमें ईमेल भी है कि ईमेल क्या होता है। तो थोड़ा ईमेल के बारे में भी पढ़ लें। ईमेल आपने देखा होगा, जीमेल क्या है? एक ईमेल है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज मैसेजेस विद अदर यूज़र्स। कि अगर हमने किसी को मैसेज भेजना है तो हम ईमेल के थ्रू उसको मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। मैसेज रीच डेस्टिनेशन इन सेकेंड्स। अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी यूनिवर्सिटी को ईमेल भेजना है तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल टाइप करता हूँ और विद इन सेकेंड जैसे मैं सेंड करता हूँ तो बैक एंड में आपके जो यूनिवर्सिटी है उसको ईमेल रिसीव्ड हो जाती है। मेल वेट्स इन मेल बॉक्स, जैसे जीमेल होता है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हाँ जी बिल्कुल, ये विद इन सेकेंड्स डिलीवर हो जाता है। और जैसे ही आप जिसको ईमेल भेजेंगे सबसे पहले ईमेल कहाँ जाएगा, उसके मेल बॉक्स में जाएगा। ठीक है, जब तक वो उसको ओपन नहीं करता आपका ईमेल मेल बॉक्स में वेटिंग में होता है। जैसे आप उसको ओपन करते हैं उसके अंदर क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ ऑडियो हो सकती हैं, कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं, या फिर वीडियो मैसेजेस हो सकते हैं एक ईमेल में। इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अंदर कोई ये भी ईमेल की सर्विस है। अब जीमेल क्या है ये? हाँ, हाँ जी, ये क्या डिफरेंट कंपनी है। याहू का भी ईमेल है। ठीक है, गूगल का जीमेल है, जैसे गूगल जी से क्या होता है गूगल मेल, गूगल का अपना मेल है। डिफरेंट कंपनीज ने अपने मेलिंग सर्विसेज बनाई हुई हैं। तो बेसिकली वो काम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल का ही काम कर रहे हैं। विद इन सेकेंड्स आपका एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर हो जाता है। जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस भी आपका सेम काम करता है लेकिन वो फिजिकल करता है और ये ऑनलाइन काम हो रहा है। ये फास्ट मीडियम है। हाँ जी बिल्कुल।
उसके बाद क्या होता है, कैसे ईमेल को कॉन्फ़िगर किया जाता है, किस तरह से ईमेल्स को बनाया जाता है। आजकल तो आप सब यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जहां आपने ईमेल भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस क्या है। सबसे पहले तो आपको जहां ईमेल भेजनी है उसका एड्रेस का पता होना चाहिए। ठीक है, अब ईमेल की डिफरेंट कंपनीज हैं, वहीं बात कर रहे हैं कि हॉटमेल का भी हो सकता है, याहू का भी हो सकता है। इसके अलावा अब जीमेल आ गया है। ये स्लाइड्स पुरानी हैं, तो पहले जो होते थे हॉटमेल और याहू ज़्यादा फेमस थे, जब ये 2005-2004 की बात है। तो उसके बाद जीमेल आया, जीमेल ने इनको अब इतना पीछे कर दिया, अब इनका शायद अक्सर ने नाम भी नहीं सुना होगा, हॉटमेल और याहू मेल का। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, आउटलुक का भी है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका भी ईमेल है। ये ईमेल क्या करते हैं, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप एक मैसेज दूसरी जगह पर सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल के लिए भेजने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका अपना ईमेल होना चाहिए। ठीक है, आपने खुद ईमेल बनाना है। आजकल तो विद इन फ्यू सेकंड्स आप ईमेल बना लेते हैं, नाम देना होता है और यूज़र नेम एक सेलेक्ट करना होता है। यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे और साथ ही पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपका ईमेल बन जाएगा। सेकंड में क्या होना चाहिए, आपको जहां जिस क्लाइंट को, जिस बंदे को मैसेज भेजना है उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है ईमेल की। उसके बाद वही बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस क्या होना चाहिए, यूनिक एड्रेस होता है। तो अक्सर लोगों के ईमेल नहीं बन रहे होते हैं, वो बोलते हैं ऑलरेडी नेम टेकन। ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा होता है, ये वो ईमेल किसी और ने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ होता है। तो ईमेल आपका हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अलाउ सेंडिंग एंड रिसीविंग। अब जैसे ये है username.isp.com। ठीक है, अब ये डोमेन डिफरेंट हो सकती है। यूनिवर्सिटीज़ जो ईमेल बनाती हैं, जब जब आपकी कोई यूनिवर्सिटी ईमेल बनाती है वो अपनी साथ डोमेन लगाती है, isp.com या फिर google.com या फिर gmail.com। जो कंपनी होगी वो डोमेन उसको अपने साथ लगाएगी। और यूज़र नेम आपका क्या होगा, आपका यूनिक होना चाहिए, जो किसी और पर्सन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे करेगा, लिस्ट सर्विसेज, लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस। अब जो आप ईमेल बनाने जा रही हैं उसकी तमाम लिस्ट पहले ही उस सर्वर के पास मौजूद होती है। आपने अगर जीमेल बनाना है तो जीमेल की जितने भी ईमेल्स पहले यूज्ड हो चुकी हैं वो उसको पता है। अगर आप वो यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगी, जैसे मैं यहाँ कोई भी लिखता हूँ ali.com या कुछ भी लिखता हूँ ali@gmail.com, तो वो पहले ही मुझे एरर दे देगा, अली इज़ ऑलरेडी टेकन। तो आपने एक यूनिक एड्रेस सेलेक्ट करना है ईमेल के लिए। उसके बाद क्या होता है, ईमेल एक्शंस। चलो ईमेल बना ली हमने, यूज़र नेम हमने यूनिक बना लिया, हर बंदे का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। उसके बाद हम क्या क्या काम कर सकते हैं ईमेल के अंदर, हम सबसे पहले क्रिएट अ न्यू मैसेज, हम न्यू मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप क्या है, सेंड एन अटैचमेंट। हम कोई अटैचमेंट भी साथ सेंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी, वो जैसे जस्ट लाइक फोटो कॉपी होती है, जैसे मैं कहता हूँ इसकी कॉपी इसको भी सेंड कर दो, तो वो सीसी होती है। जैसे मैंने मैसेज किए, देखें आपको नज़र आ रहा है, कंपोज किया ईमेल। ठीक है, जैसे मैं कंपोज करूँगा तो उसके बाद जो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। क्रिएट अ न्यू मैसेज, सेंड अटैचमेंट, रिप्लाई टू ईमेल, तो ये तमाम चीज़ें इसके सामने आ जाएंगी। अब ये देखें, अटैचमेंट अगर आपने करनी है, पहले तो आपने जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखना है टू में। अगर आपने जिस भी कंपनी को भेजना है या अपने फ्रेंड को भेजना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके पास उसका ईमेल होना चाहिए, कुछ भी ईमेल हो सकता है। उसके बाद अगर उसकी कॉपी आप किसी और को भी सेंड करना चाहते हैं, सीसी, मतलब आप चाहते हैं ये सेम ईमेल डिफरेंट लोगों को भी सेंड हो जाए, तो आप उसमें सीसी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने उसका सब्जेक्ट देना है। अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ आप सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आपने कोई चीज़ साथ अटैच फाइल करनी है तो आप यहाँ से फाइल को अटैच भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगर ये लेक्चर्स ईमेल करने हैं तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये cpu.ppt जो आपकी फ़ाइल है वो साथ अटैच होकर जाएगी। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आप ईमेल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपका। ईमेल के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप न्यू ईमेल सेंड कर सकते हैं, कोई साथ फाइल को अटैच कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये काम आप अपने ईमेल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसी अगर आपने एक ईमेल जो आपके पास आई है उसको किसी और को फॉरवर्ड करना है तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ईमेल का आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके ईमेल एक्शंस में आ जाती हैं। बिल्कुल सिंपल से न्यूज़ हमारे में नहीं है। उसके बाद ये लास्ट टाइम ये भी आ गया था फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसके भी बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है कि हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को कॉपी करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र एक प्रोटोकॉल है वो होना चाहिए। अब ये किसके दरम्यान हो सकता है, एक सर्वर कंप्यूटर के दरम्यान और क्लाइंट कंप्यूटर के दरम्यान। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे पास, अब इसकी एग्जांपल आपकी कंप्यूटर लैब हो सकती है आपके कॉलेज की, तो उसमें एक सर्वर होगा। मैं चाहता हूँ जो सर्वर में डाटा है वो तमाम क्लाइंट्स के पास कॉपी हो जाए। तो इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर हम क्या होता है, डिफरेंट फाइल्स उसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, उस फाइल्स को रखने के बाद तमाम क्लाइंट्स उस फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। इवन मैं उसके अंदर पासवर्ड भी सेट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ फाइल्स है ना बगैर हर बंदा यूज़ ना करे, तो मैं उस पर एक पासवर्ड सेट कर दूंगा। जैसे मैं उसको कॉपी करने लगूंगा तो वो पहले मुझसे पासवर्ड पूछेगा कि भाई इस फाइल को कॉपी करने से पहले आपने पासवर्ड लिखना है, या ओपन करने से पहले आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। तो ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम होता है, कॉपीज फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर। जितने भी हमारा एक लैब है, हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर फाइल्स कॉपी करने हैं तो हम FTP प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। FTP क्लाइंट इज़ नीडेड। इसमें एक सर्वर होना चाहिए जिसको हम रिमोट कंप्यूटर का नाम दे रहे हैं, तो और जो उसके साथ कनेक्ट होंगे, जितने भी कंप्यूटर 50 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हैं वो क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। तो उसके अंदर क्लाइंट भी होना चाहिए। और कुछ वेबसाइट्स या कुछ फोल्डर्स जो हम शेयर किए हैं उन पे हम पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का समझ आया, इट्स यूज फॉर शेयरिंग फाइल्स। ठीक है, इससे हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, कम्युनिकेशन में आता है ईमेल। हाँ जी बिल्कुल, ये ईमेल फैसिलिटी है। ठीक है, जिसको हम ई मेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद डिफरेंट चैट रूम्स हैं, ये हमारे कोर्स में नहीं है। इंस्टेंट मैसेजिंग है, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। ऑनलाइन सर्विसेज भी नहीं है, P2P सर्विसेज भी नहीं है। तो ये तकरीबन ईमेल तक जो पार्ट है तो इसको हमने यहाँ तक, और एक FTP, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो 2-3 लाइंस इसके बारे में लिख लीजिएगा कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और हम परमिशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये फाइल सिर्फ और सिर्फ एक PC के लिए होनी चाहिए या मल्टीपल के होने चाहिए। उस पर आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। जो उसको पहले कॉपी करना चाहे तो उसको पहले पासवर्ड एंटर करना पड़े। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, फाइल शेयरिंग करनी है हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। ठीक है, ईमेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बिल्कुल ईजी है। पहले उसकी डेफिनेशन लिखिएगा कि ईमेल्स क्या है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैसेज रीच डेस्टिनेशन इन सेकेंड्स। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें थोड़ा बहुत लिख लेंगे तो इनफ है। इसके बाद आपके आउटपुट डिवाइसेस में से भी लास्ट टाइम काफ़ी क्वेश्चंस बन गए थे। अब सबसे पहले आउटपुट दिया गया है, आप जैसे ही देख रहे हैं कि पेज के फॉर्मेट में भी आपका आउटपुट हो सकता है, किसी ग्राफिक्स की फॉर्मेट में भी हो सकता है, कोई वीडियो की फॉर्मेट में भी आपका आउटपुट हो सकता है। इस टाइम जो आप देख रहे हैं एक वीडियो की फॉर्मेट में आपका आउटपुट है, जिसमें आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आ रही है। जिसमें क्या होता है, आउटपुट डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू ए यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर्म कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, आउटपुट में क्या होता है, डाटा को इस तरह तरतीब दिया जाता है जिसमें आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। इस टाइम आपके सामने ये स्लाइड्स ओपन हुई हुई हैं, ये आपको क्या कर रही हैं, क्या दे रही हैं, एक आउटपुट प्रोवाइड कर रही हैं। इसमें कोई ना कोई यूज़फुल चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है। अब यूज़फुल इसमें चीज़ क्या है, आपको नॉलेज मिल रहा है कि आपको डेफिनेशंस मिल रही हैं, आउटपुट की क्या डेफिनेशन है। तो आउटपुट हर आपके डिवाइसेस डिफरेंट हैं। इस स्लाइड में हम डिफरेंट आउटपुट के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो पिछली बार मॉनिटर के बारे में क्वेश्चन आ गया था,
तो ये भी देख लीजिए। अच्छा, आउटपुट डिवाइस एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ यूज़र। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? ऐसा हार्डवेयर है जो यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो यूज़र को डिटेल प्रोवाइड करे। अब वो क्या हो सकता है? आपका मॉनिटर भी हो सकता है, आपके स्पीकर्स भी हो सकते हैं, इवन प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, तो प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। इसमें आपको आउटपुट जो मिलता है वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है, हार्ड फॉर्म में मिलता है। और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर में स्कैन करते हैं, एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो ये अक्सर आ जाता है कि मॉनिटर आपका प्रिंटर कौन सी डिवाइस है और आपका स्कैनर कौन सी डिवाइस है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ डिस्प्ले डिवाइसेस। सबसे पहले तो आपके टेलीविज़न, आपके मॉनिटर्स, ये क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, आप इनको फिज़िकली टच नहीं कर सकते, ये एक सिर्फ सॉफ्ट फॉर्मेट में आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाता है मॉनिटर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मॉनिटर का पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ सीआरटी मॉनिटर? कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी मीन कैथोड रे ट्यूब्स, ठीक है। अब इसको कैथोड रे ट्यूब क्यों बोला जाता है? इसके अंदर कैथोड रेज इंसर्ट किए जाते हैं ताकि आपको ग्राफिक्स नज़र आ सकें, ठीक है। अब ये क्या बोलता है? लार्ज सील्ड ग्लास स्क्रीन, ठीक है। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक लार्ज स्क्रीन है और उसकी फ्रंट पे क्या होता है? मॉनिटर की ग्लास यूज़ हुआ होता है, जो उसका फ्रंट है स्क्रीन है वो ग्लास टाइप यूज़ हुई होती है, जहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके पीछे क्या होते हैं? आपके ये डॉट्स होते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ठीक है। एक लेयर होती है डॉटेड लेयर जिसको बोलते हैं, और उसके पीछे क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होती है। कैथोड रे ट्यूब से लाइट को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। वो डॉटेड आपके डिस्प्ले से, डॉटेड लेयर से होकर आपकी मेन स्क्रीन के अंदर जाती है। तो इससे आपको डिफरेंट पिक्सल्स या डिफरेंट इमेजेस नज़र आते हैं। अब पिक्सल क्या होता है? पिक्सल और पिक्चर एलिमेंट इज़ अ सिंगल पॉइंट इन इलेक्ट्रॉनिक इमेज। अब यहाँ जो आपको नज़र आ रहे हैं वाइट डॉट, एक सिंगल डॉट को एक पिक्सल बोला जाता है, ठीक है। ये जितने भी आपको वाइट डॉट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये मिड वाली लेयर में, ये आपके क्या हैं? कैथोड रे से आगे ये आपके डॉटेड या पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। हर डॉट के अंदर 3 कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, और ये रेड, ब्लू और ग्रीन मिक्स होकर डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मॉनिटर के अंदर बात हो रही है, मॉनिटर के अंदर 3 कलर्स मिलके डिफरेंट कलर्स बनाते हैं, ठीक है। वो 3 कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। इनका कॉम्बिनेशन होता है, कुछ परसेंटेज होती है, अगर रेड की परसेंटेज कम कर दें, ब्लू की ज़्यादा कर दें, तो एक डिफरेंट कलर बनता है। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बना के कलर प्रेजेंट्स होते हैं, और एट द एंड आपके मॉनिटर में क्या ब्यूटीफुल इमेजेस या कलरफुल इमेजेस नज़र आते हैं। वो किस बदौलत नज़र आते हैं? 3 कलर्स को मिक्स करने के बाद आपको एक कलरफुल इमेज नज़र आती है। मॉनिटर का समझ आ रही है? ठीक है। इसकी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन लेयर होती है, फिर उसके बाद उसकी वाइट डॉटेड लेयर होती है, ठीक है। वाइट डॉटेड लेयर में क्या होते हैं? पिक्सल्स होते हैं। जितनी रोशनी कैथोड रे से पिक्सल से होकर गुजरेगी, वो 3 कलर रिजल्ट होंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन, वो मिक्स होकर आपकी कलरफुल इमेज बनाएंगे। तो इस तरह से आपका मॉनिटर काम करता है। लेकिन मॉनिटर के कुछ साइज़ भी हैं। अब डिफरेंट साइज़ होते हैं, 15 इंच का मॉनिटर होता है, 17 इंच का होता है, 19 इंच का होता है, 21, 22। तो जितने भी मॉनिटर्स मैक्सिमम 22 इंच तक हैं, तो इनके साइज़ वेरी करते हैं, ठीक है। वो यूज़र्स के ऊपर है वो कितना ले सकता है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप मॉनिटर को ज़्यादा देर तक देखेंगे तो उसकी जो कैथोड रेज़ की लेयर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे आपकी आंखों को नुकसान भी हो सकता है। तो जो कैथोड रेज़ से आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए दूर, तकरीबन 3 से 4 फुट आपको दूर बैठना पड़ता है, ताकि उसकी जो हार्मफुल कैथोड रेज़ हैं वो आपकी आंखों को डैमेज ना कर सकें। तो जिसकी वजह से ये फ्लॉप हुआ था। ये फ्लॉप क्यों हुआ था? क्यों इसमें कैथोड रेज़ निकलती थी स्क्रीन से, जो आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होती थी। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को यहीं पर एंड कर दिया गया था, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस 1 घंटा मॉनिटर पे बैठ जाएं तो आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता था।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आई थी वो उसको हम बोलते हैं एलसीडी, जिसका एब्रीविएशन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं वो यही टेक्नोलॉजी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है। जितना करंट पास होगा आपको वैसे इमेजेस, कलरफुल इमेजेस नज़र आएंगे। और एलसीडी की जो क्वालिटी है मॉनिटर से काफ़ी बेहतर है। जी सर। बस बस सर ये अब एंड होने लगा है, बस आखिरी एलसीडी है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है तो बस। चलें सर, ठीक है, एंड कर देते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है सर। जी सर। अब इसमें एलसीडी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है क्रिस्टल शाइन करते हैं। क्रिस्टल के शाइन करने से आपको कलरफुल इमेजेस नज़र आती हैं। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपके क्रिस्टल्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे ही उसके अंदर करंट पास आउट होता है वो शाइन करते हैं। शाइन करने से क्या होगा, आपकी ब्यूटीफुल इमेज आपके स्क्रीन के सामने आपको नज़र आएगी। ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आजकल आपको हर जगह एलसीडी डिस्प्ले नज़र आ रहा है, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में, आपके नोट पैड्स में, आपके एटीएम मशीन्स में, आपके ई बुक्स में, हर जगह में आपको एलसीडी नज़र आ रही है। और ये आपको क्या अलाउ करती है, आप यहाँ से स्क्रीन को देख सकते हैं, कुछ रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें आप इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। बस इसके लिए आपका इतना काफ़ी है। आपके पास मॉनिटर का स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए और एलसीडी के स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए, बाकी या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक है। प्रिंटर के बारे में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप प्रिंटर के बारे में भी लिख सकते हैं। प्रिंटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस। जी हाँ जी, मैंने ये ग्रुप में आपको सेंड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। तो ये आप प्रिंटर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल लिखा गया है। ठीक है, इनफ है आज के लिए। आगे बस आपने सिंपल प्रिंटर के बारे में पढ़ना है, इतनी डिटेल में नहीं जाना। आपको मज़ीद मैं बाद में गाइड कर दूंगा। इसमें सिर्फ आपने दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो आपने मॉनिटर के बारे में पढ़ना है और एलसीडी के बारे में पढ़ना है। और ये किस तरह से वर्क करते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लिक्विड क्रिस्टल में लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे ही उसमें करंट पास आउट होता है तो आपके क्रिस्टल्स शाइन करते हैं, जिसकी वजह से आपको कलरफुल इमेज नज़र आती है। और मॉनिटर में क्या होता है, आपके कैथोड रेज होते हैं। जैसे ही कैथोड रेज को इंसर्ट किया जाता है, आपकी जो डॉटेड लेयर होती है उसके अंदर 3 डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। जितनी लाइट पास करेंगे उस मुताबिक उसके अंदर कोई ना कोई कलर प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही लाइट पास आउट करेंगे तो वो डॉटेड पिक्सल्स के अंदर लाइट पास आउट होगी और आपको डिफरेंट कलर्स बनते नज़र आएंगे और आपको कलरफुल इमेज नज़र आएगा। तो ये मैकेनिज्म है टोटल जो इन दोनों में फॉलो किया जाता है। तो लास्ट टाइम आपका जो था, आपके बारे मॉनिटर के बारे में पूछा गया था, तो इस टाइम इस बार शायद हो सकता है एलसीडी के बारे में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इनफ है, तो बाकी इंशाल्लाह